गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम 11 तारीख को डीओई का वाइस प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की देखेंगे। ये मेरे पास सेट ए अवेलेबल है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये दे रखे हमें फ्रेज गेट अलोंग विद, मेक प्रोग्रेस, गेट डाउन टू, बिगिन टू गिव सीरियस अटेंशन टू, गेट बैक एट, टू रिएक्ट टू समवन। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली वन पेयर। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर होगा हमारा, इसमें जो है ये ईडियम्स ही दे रखे हैं, इसमें सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओनली वन पेयर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसमें 1 और 2 ठीक है, ये थर्ड जो है अकल पर पत्थर पड़ना, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। इसमें सेकंड जो है घर का न घाट का, ये गलत, इसका रॉन्ग आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है राइट आंसर हमारा रहेगा ओनली वन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल थ्री पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है राइट आंसर रहेगा हमारा ग्रेट एकेडमिक नॉलेज, erudition, a child who stays away from school without permission, truant, never making mistake, incorrigible। इसमें ये थर्ड गलत है और फर्स्ट और सेकंड इसमें राइट है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ओनली टू पेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कर्म कारक की विभक्ति है ने, को, से, के लिए। इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे हम इसमें बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, कर्म को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। चिन्ह, ब्रह्म, श्रृंगार, निराभिमान। इसमें जो ऑप्शन 4 है निराभिमान, ये बिल्कुल गलत है, निर्भिमान होता है इसमें, तो ऑप्शन 4 बी और सी तो इसके कट ही गए। डी में बोल रखा है उपयुक्त सभी शब्द, तो इसने बोल अशुद्ध, अशुद्ध पूछा है इसने, तो 4 जिसमें है वो हमारा आंसर होगा। इसमें चिन्ह, ब्रह्म, श्रृंगार है, तो 4 वाले 1 और 4 ए और डी तो इसमें अपने आप ही कट गए हमारे।
इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी श्रृंगार जो है ये ठीक लिखा हुआ है। ऑप्शन सी रहेगा इसमें राइट आंसर। 1 और 4। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कृपया करके शांत रहें। मैं सकुशल पूर्वक हूँ। कृपया कर, ये गलत है। मैं सकुशल पूर्वक, ये भी रॉन्ग है। अज्ञे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, ये भी रॉन्ग है। इन दोनों विद्वानों में सबसे वरिष्ठ कौन है? इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी वाक्य। ये सभी वाक्य अशुद्ध लिखे हुए हैं। आगे जो है ये है विलोम शब्द। आवश्यक, अनावश्यक बिल्कुल ठीक है। अभ्यस्त का होगा अनभ्यस्त, इसने लिखा हुआ है अनाभ्यस्त। अभिमानी, अभी पीछे आया था निर्भिमानी, निर्भिमानी होता है, ये लिखा हुआ है निराभिमानी। सुविचार, कुविचार ठीक है। तो सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और थर्ड ये जो है रॉन्ग होंगे। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों पर विचार कीजिए। पत्र पढ़कर वापस लौटाएं, वापस नहीं होता, वापिस होता है, वापिस लौटाएं। सेकंड है इन विद्वानों में से दो सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के नाम बताइए। तो इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए इसमें रॉन्ग है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शिक्षक श्यामपट्ट पर 4 अंकों की कोई संख्या लिखता है जिसमें 2 अंक समान हैं और कोई विद्यार्थी निम्नलिखित प्रेक्षण करता है। फर्स्ट है अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। सेकंड है यह संख्या अंकों के योगफल से विभाज्य है। इन संख्या को अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल क्या होगा? इसमें हम कोई भी नंबर ले लेंगे जिसमें 2 अंक हमारे समान होंगे और 2 अलग अलग होंगे, तो उससे इसका आंसर जो है आएगा हमारा ऑप्शन डी। अपर्याप्त आंकड़ों के कारण अनन्य रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए जिसमें अधिकतम 100 अंक हैं। शिक्षक से 2 विद्यार्थियों एक्स और वाई के उत्तर पत्र खो गए, किंतु उसे यह याद आया कि एक्स ने 10 से 15 के बीच में कोई अंक प्राप्त किया था और वाई ने 55 से 65 के बीच में कोई अंक प्राप्त किया था। उसे यह भी याद आया कि उनके प्राप्तांकों का गुणनफल उनके प्राप्तांकों के योगफल का 10 गुना था। उनके प्राप्तांकों का योगफल क्या है? तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे और इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72। इसमें जो है क्या क्या लेंगे हम, एक हम ले लेंगे, एक डिजिट आ जाएगी 65, 55 से 65 के बीच की 60, और एक थी हमारी 10 और 15 के बीच की 12। जब हम 60 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, और जब उनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 72, और 72 का 10 गुना जो है वो होता है 720। नेक्स्ट है किसी पाठ के एक अभ्यास में 100 संख्यात्मक प्रश्न हैं। शिक्षक ने कक्षा के 3 विद्यार्थियों एक्स वाई जेड को उन्हें हल करने को दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने ठीक ठीक 60% हल कर दिए, लेकिन सभी प्रश्न हल हो गए। मतलब किसी ने कोई सा कर दिया, किसी ने कोई सा कर दिया, हर एक ने 60 कर दिए और पूरे 100 हो गए। मतलब 100 एक बच्चे ने नहीं किए, लेकिन तीनों ने मिलके पूरे क्वेश्चन कवर कर दिए, लेकिन सभी प्रश्न हल हो गए। कोई भी प्रश्न जिसे उन सभी ने हल कर दिया सरल कहलाया, और जिसे केवल एक ने हल किया वो कठिन कहलाया। तो कठिन प्रश्न कितने थे? अब हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चों ने, कि किस बच्चे ने कौन कौन से क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपर्याप्त आंकड़ों के कारण अनन्य रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 3 विभिन्न विद्यालयों से 3 उप प्रधानाचार्य एक्स वाई जेड वर्ष 2022 के जून माह में एक नव प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिले। वाई ने एक्स से कहा तुम्हारा शिक्षण अनुभव मेरे शिक्षण अनुभव का 2 गुना है। जेड ने
एक्स से कहा तुम्हारा शिक्षण अनुभव मेरे शिक्षण अनुभव का 3 गुना है। जब तीनों पिछली बार जून 2016 में मिले थे, तब वाई ने एक्स से कहा था तुम्हारा शिक्षण अनुभव मेरे शिक्षण अनुभव का 3 गुना है, और जेड ने वाई से कहा था तुम्हारा शिक्षण अनुभव मेरे शिक्षण अनुभव का 3 गुना है। जून 2022 में उन तीनों के पास कुल कितना शिक्षण अनुभव है, हमसे पूछा गया है जून 2022 का। इसे भी हम ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे। तो हम 2022 का ही उनका रेशियो लेंगे। 2022 में उनका रेशियो आएगा 6, 3 और 2 का। 6 + 3 हो जाएगा हमारा 9, 9 + 2 हो जाएगा 11। जब हम 11 से 44 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 4। फिर 4 × 6, 4 × 3, 4 × 2, ये आ जाएगा हमारा 24, 12 और 8। और जब इसमें से हम 2022 से पहले कब की बात हुई है, 2016 की, तो 6 साल का अंतर हो गया। इसमें से तीनों में से जब हम 6 माइनस करेंगे 6 साल, तो हमारा रेशियो जो है ये 2016 में जो इन्होंने बोल रखा है वही रेशियो आ जाएगा निकल के। तो इसको हम ऑप्शन से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 25। किसी विद्यार्थी ने 4 विषयों में अंक पाए और प्रत्येक विषय में अधिकतम 50 अंक थे। उसके कुल प्राप्तांक 50% हैं। उसने अधिकतम अंक विज्ञान में और न्यूनतम अंक हिंदी में प्राप्त किए, और इन प्राप्तांकों के बीच 45 अंकों का अंतर है। उसने गणित में अंग्रेजी की तुलना में 50% अधिक अंक प्राप्त किए। उपयुक्त सूचना से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? उस विद्यार्थी को अंग्रेजी में 20 से कम अंक मिले होंगे, या उस विद्यार्थी को गणित में 30 से कम अंक मिले हुए होंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है ये ऑप्शन, दोनों ही ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में 100 प्रश्न हैं। विद्यार्थी को एक सही उत्तर देने पर 3 अंक, एक गलत उत्तर देने पर -1 अंक, और एक प्रश्न का प्रयास ना करने पर उसका आधा अंक जो है ना मिलता है, -0.5 अंक प्राप्त होते हैं। मतलब वो गलत दे रहा है तो भी -1 कट रहा है उसका, और अगर नहीं दे रहा है तो आधा नंबर कट रहा है उसका। यदि किसी विद्यार्थी का कुल प्राप्तांक 145 है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उस विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या 48 और 56 के बीच की है। गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या 4 और 48 के बीच की है। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 28 में जो है राइट आंसर, इसमें भी ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। 29 में क्या है, एक कक्षा में 4 अनुभाग हैं जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 और 50 विद्यार्थी हैं। इन अनुभागों में क्रमशः 50%, 60%, 50% और 60% जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए? तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 40, 50, 60 और 50 ऐसे हैं। तो पहले वाले बच्चे कितने हैं, 40। पास कितने हुए हैं, 50%। तो फेल कितने हुए, 20। 50% ही, 40 का आधा, 50% मतलब कितना हो गया, 20। दूसरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 का फेल कितने, पास कितने हुए हैं दूसरे में, 60%। तो इसका मतलब 40% फेल हो गए, 4 पंजे 20, ये 20 हो गए, ये भी 20 और 20 40। तीसरी कक्षा में है 60 बच्चे, और 60 का कितने प्रतिशत, 50% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 85%, मतलब 30 बच्चे, 40 और 30 70। और चौथी कक्षा में है इनके 50 बच्चे, और 50 का जो है ना 60% पास हो गए, तो 40% फेल हो गए। तो यहाँ भी 20 बच्चे फेल हो गए, तो 90 बच्चे जो है ना टोटल फेल हो गए। और टोटल जो बच्चे हैं वो कितने, 40 और 50, 40, 50, 60 और 50, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 200। तो 90/200 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45%। 30 है, किसी परीक्षा में मिले प्राप्तांकों की आंतरिक मूल्यांकन के प्रयोजन से 50 से बदलकर 20 कर दिया गया। 50 से बदलकर कितना कर दिया, 20।
उच्चतम अंक 48 और न्यूनतम अंक कितने हैं? 7। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। शुरुआत में कितने थे? 50। आंतरिक मूल्यांकन के प्रयोजन 50 थे, 50 से कम कर दिया, कितने पे ले आए? 20 पे। और उच्चतम अंक 48 बोल रखा है, तो ये तो तब का है जब हमारे पास कितने थे प्राप्तांक? 50, लेकिन अब तो कितना कर दिया है? 20। तो जितने परसेंटेज की कमी 50 में की गई है ना, उतने परसेंटेज की कमी 48 और 7 में भी की गई होगी। ठीक है, तो 50 को बदल के 20 किया है, 48 का कितना आ जाएगा? जब हम इसको करेंगे उतना ही परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 28.8 से कम कर दिया गया। और 7 का कितना कम कर दिया गया? 4.2 से। 4.2 ये निकाल रखा है यहाँ पे। जब हम इसको प्लस करते हैं और इनमें जैसे 7 में से 4.2 माइनस करेंगे और 48 में से 28.8 माइनस करेंगे, और जो बचेगा, अब इन्होंने बोल क्या रखा है वो देखते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत 11 है, तो 48 में से 28.8 माइनस करने के बाद जो आएगा और 7 में से 4.2 माइनस करने के बाद जो आएगा, उनका सम करके 2 से अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो उनकी एवरेज 11 आएगी। सेकंड है, पूरी कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के औसत अंक घटकर 60% कम हो जाते हैं। पूरी कक्षा के 60% कम हो जाते हैं। तो इसको देखते हैं हम। 50 से 30 कम किया गया है, तो 30/50 मल्टीप्लाई में 100, इससे पूरी कक्षा के कितने आ रहे हैं? 60% कम हो जाए। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी? राइट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 31 है, इतिहास के शिक्षक एक घटना का उल्लेख कर रहे थे जो 19वीं शताब्दी में हुई थी। नीचे दिए गए प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या है? यह घटना किस वर्ष हुई? इसके बारे में 2 कथन दिए टीचर ने। फर्स्ट है, वर्ष को निरूपित करने वाली संख्या के बीच के अंकों का योगफल उस संख्या के पहले और अंतिम अंकों के योगफल के बराबर है। सेकंड दिया, यदि वर्ष को निरूपित करने वाली संख्या के अंकों को उल्टा करके लिखा जाए तो परिणामी संख्या 4.5 गुना बढ़ जाएगी। तो वही 18वीं शताब्दी में जो है हुई, 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में हुई थी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति, हम 1857 ही आएगा हमारे दिमाग में। तो 1857 में हमने फर्स्ट जो उन्होंने बोला है वो लिख करके देखते हैं हम। वर्ष को निरूपित करने वाली संख्या के बीच के अंकों का योगफल, बीच के अंक हो गया 8 और 5, 8 और 5 का योगफल हो गया 13, उस संख्या के पहले और अंतिम अंकों के योगफल के बराबर है। पहला है 1 और आखिरी है 7, तो 13 और 7 तो 7 और 1 8 हो गई ये, तो 13 और 8 तो बराबर नहीं हुए, तो पहला कथन तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यदि वर्ष को निरूपित करने वाली संख्या के अंकों को उल्टा कर दिया जाए, अगर इनको क्या कर दिया जाए? उल्टा, तो अगर हम इनको उल्टा करते हैं तो आ जाएगा ये हमारा 7 5 8 1, 7 5 8 1, और फिर क्या करना है? तो परिणामी संख्या 4.5 गुना बढ़ जाएगी। ये हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको 7 5 8 1 को 1857 से जब डिवाइड करेंगे तो जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी? बट 1857 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सच में ही 4.5 गुना बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर देने के लिए अकेला कथन 2 ही क्या है? पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा राइट आंसर है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 39 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है ये स्टार की जगह पे पूछ रखा है, क्या आएगा? सबसे फर्स्ट सीरीज में हम फर्स्ट लेटर देखेंगे वाई एक्स डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब वी। हम क्या कर रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं। वी, फिर है यू और फिर है टी। फिर सेकंड देखा हमने एक्स डब्ल्यू
वी, तो अब क्या आ जाएगा यू। इसमें भी क्या चल रहे हैं, हम उल्टे ही चल रहे हैं। फिर है जेड वाई, इसमें भी उल्टे उल्टे चल रहे हैं, ए बी सी डी को जो है ना पीछे से बोल रहे हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वी यू डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा 27%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 में जो है क्या पूछ रखा है, विश्व शिक्षक दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक, नहीं नहीं 5 सितंबर नहीं आएगा, इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। और विश्व शिक्षक दिवस 2022 की थीम पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षा में रूपांतकारी बदलाव। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा राइट हो जाएगा और ऑप्शन सेकंड जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें राइट जो होगा हमारा केवल 1, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, ये बिल्कुल ठीक है। संवैधानिक पद का क्या मतलब होता है, जो पहले से ही अनुच्छेद थे हमारे जब हमारा संविधान बना था, जो उनमें आता है। तो 76वां जो हमारा आर्टिकल था वो तो था ही जब हमारा संविधान बना था, उसी टाइम से ही है ये, तो एक संवैधानिक पद है। सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ये भी ठीक है। थर्ड है, महासोलिस्टर का पद संविधिक है, ये जो है बाद में जोड़ा गया है, और जो बाद में पद जोड़े गए हैं वो क्या होते हैं, संविधिक होते हैं। फोर है, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा भारत के महासोलिस्टर की नियुक्ति की जाती है, ये भी राइट है। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा सही कथन इनमें से कौन से हैं, सभी सभी चारों कथन। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के चयनित सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है, ये बिल्कुल रोंग है। ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। सेकंड है, भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। 47 है, सैनिक स्कूलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई है, ये बिल्कुल राइट है। ये शिक्षा मंत्रालय के समग्र शासनाधीन है, ये रॉन्ग है। इन स्कूलों में बालिका कैडेट को भी प्रवेश पा सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए आवासीय लोअर और मिडिल प्राथमिक विद्यालय, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए न्यूनतम 25% आरक्षण प्रदान करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 है, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना के अधीन निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। फर्स्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों की 8वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी बालिकाएं। सेकंड है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण सभी बालिकाएं। इसमें दोनों ही जो है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक हैं ये। तो इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्कूल पोषण उद्यान SNG के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
SNG एक ऐसा स्थान है जहां बच्चों को फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, SNG के विकास का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को दूर करने में मदद करना है, ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें राइट हैं। विद्यालयों में चार दीवारी के निर्माण, क्वेश्चन नंबर 54। विद्यालयों में चार दीवारी के निर्माण और भूमि के समतलीकरण के लिए राज्यों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रयोग में लाई जा सकती है? फर्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। रॉन्ग हो जाएगा ये तो। इसमें तो जो है ना कुछ मतलब लोगों को कुछ वो दी जाती है गारंटी रोजगार की, इतने दिन के लिए रोजगार मिलेगा मतलब साल में तुमको। सेकंड है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि क्या बोला है भूमि के समतलीकरण, विद्यालय में चार दीवारी की बात हो रही है। नंबर 3 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल थर्ड जो इसमें बोला गया कथन वो हमारा ठीक होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 है, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल किन के लिए है? केवल अनुसूचित जाति के छात्र के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के छात्र के लिए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार किया गया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 86, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म G7 के साथ साथ क्वाड का भी सदस्य है? मतलब वो दो देश जो कि G7 में भी हैं और क्वाड के भी सदस्य राष्ट्र हैं, वो हमारे हो जाएंगे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें से केवल 3 में विधानसभाएं हैं, बिल्कुल राइट है ये हमारा। सेकंड है 5 संघ राज्य ऐसे हैं जिनमें लोकसभा की एक एक सीट है, ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें दोनों ही, एक और दो दोनों कथन ठीक है। इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यचर्या ढांचे में निम्नलिखित में से किसे शामिल करने का सुझाव दिया गया प्रौढ़ शिक्षा में? तो फर्स्ट है इसमें शिशु देखभाल और शिक्षा, सेकंड है डिजिटल साक्षरता, थर्ड है व्यावसायिक कौशल, फोर है वित्तीय साक्षरता। तो इसमें जो है ऑप्शन से ही जो है इसको हम ठीक कर सकते थे। फर्स्ट जो है शिशु देखभाल और शिक्षा बोला गया है, ये जो है ना प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यचर्या ढांचे में शामिल नहीं है। बाकी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये तीनों ही प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यचर्या ढांचे में शामिल हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए, सी और डी ऑप्शन में 1 दिया गया है, तो इसको हम ऑप्शन से ऐसे सोल्व कर सकते थे। 62 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से छात्र शिक्षक अनुपात का लक्ष्य क्या होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 और 1 का रेशियो होगा, 25 और 1 से कम, 25 रेशियो 1 से कम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगर नॉर्मली बच्चों के लिए पूछा जाए तो उसमें हमारा 30 और 1 का रेशियो रहता है। 63 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अकादमिक क्रेडिट बैंक क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न मान्यता प्राप्त
उच्चतर शिक्षा संस्थानों से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अकादमिक क्रेडिट का डिजिटल संकलन करना। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो इसमें जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2030 तक सभी शिक्षक शिक्षा बहुविषयक संस्थानों में होगी। 65 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस हैं, कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा होगी जहां बालक विद्यालय में जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्ययन के विषयों का चयन करने में लचीलापन और अधिक छूट दी जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए अंग्रेजी के अलावा कुछ अन्य विदेशी भाषाएं भी होंगी। ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल वाला, ऑप्शन डी 1, 2, 3। 66 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सभी प्राथमिक विद्यालय सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान किस वर्ष तक प्राप्त कर लेंगे? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2025 तक। 67 है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसमें, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराएं। बिल्कुल ठीक है। ये आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के समय बालक की आयु का सबूत होना अनिवार्य, ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये रॉन्ग है। थर्ड है, शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण गतिविधि प्राइवेट ट्यूशन में अपने आप को शामिल नहीं करेंगी। ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई परीक्षण तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक कि वह विश्वसनीय ना हो। सेकंड है, कोई परीक्षण जिसकी एक प्रयोजन के लिए कुछ वैधता है वह दूसरे प्रयोजन के लिए हमेशा वैध होता है। ये बात जरूरी नहीं है। तीसरा है, यह आवश्यक नहीं है कि एक विश्वसनीय परीक्षण वैध भी हो, लेकिन ये बात आवश्यक है कि एक विश्वसनीय परीक्षण वैध होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर लग रहा है वो केवल एक ए ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट है, निर्माणात्मक निर्धारण फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो साल भर चलता रहता है। तो इसमें क्या दिए गए हैं कथन? विद्यार्थी अधिगम को मॉनिटर करने के लिए, बिल्कुल मॉनिटर करते रहते हैं टीचर पूरा साल बच्चे को। सेकंड है, निरंतर फीडबैक प्रदान करने के लिए, जैसे ये टेस्ट लेते रहते हैं वीकली, ये क्या होते हैं? फीडबैक प्रदान करते हैं कंटिन्यू। थर्ड है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए, ये भी बिल्कुल राइट है। फोर है, समूह में किसी विद्यार्थी की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ये रॉन्ग है क्योंकि समूह में मतलब पूरी क्लास में वो एग्जाम के टाइम पे पता चलता है बच्चे का। तो इसमें हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें राइट हो जाएंगे। वो समेटिव असेसमेंट होता है जो 4 में बोला गया है। फॉर्मेटिव में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति बालक होता है। ये रॉन्ग है क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु वाला माना जाता है ये। सेकंड है, बच्चे अपने मत और धर्म का चयन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक बालक को प्राइवेसी का अधिकार है, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक परीक्षण 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, एक परीक्षण जिस संगति से मापता है वह जो कुछ भी मापता है उसे सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विश्वसनीयता, उस परीक्षण की रिलायबिलिटी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन से घटक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के अभिलक्षण हैं? विश्वसनीयता है, ये वैधता भी है, प्रतिमानक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, शैक्षिक मूल्यांकन में विषय वस्तु की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषय वस्तु का कौन सा दृष्टांत कथन भावात्मक प्रयोग क्षेत्र में शामिल नहीं है? भावात्मक, तो फर्स्ट ऑप्शन है, छात्र दिए गए साहित्य के अंश की सराहना कर रहा है। सराहना कर रहा है, सराहना में क्या हो रहा है? भाव आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसने पूछा भावात्मक में शामिल नहीं है, तो ये तो भावात्मक का हिस्सा हो गया सराहना करना। तो छात्र द्रुत गति से और सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ये भी जो है क्या हो गया? अपने भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये भी भावात्मक आ गया। थर्ड है, छात्र में वैज्ञानिक अभिवृत्ति होती है। और 4 है, छात्र में वैज्ञानिकों की आत्मकथाएं पढ़ने में रुचि होती है। आत्मकथाएं पढ़ने का क्या पता चल रहा है? ये भी उसकी इमोशंस के बारे में ही पता चल रहा है, इंटरेस्ट आ गया इसमें वर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छात्र में वैज्ञानिक अभिवृत्ति होती है, ये आएगा कोग्निटिव में। 76 है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, समूह जितना अधिक विषम जातीय होगा, विश्वसनीयता उतनी ही कम होगी। ये बिल्कुल ठीक है। तुल्य एकांश शामिल करना किसी परीक्षण को अधिक विश्वसनीय बनाता है, जबकि उनका विलोपन कम विश्वसनीय बना देता है। ये भी ठीक है। किसी समूह के लिए अत्यधिक सरल या अत्यधिक कठिन परीक्षण कम विश्वसनीय होंगे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। सेवेंटी 78 है, बालकों की उपलब्धि में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण प्राप्तांक की सूचना माता पिता को दी जा सकती है? फर्स्ट है इसमें नैदानिक परीक्षण प्राप्तांक, सेकंड उपलब्धि परीक्षण प्राप्तांक, निकर्ष संदर्भित परीक्षण प्राप्तांक, मानक संदर्भित परीक्षण प्राप्तांक। राइट इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैदानिक परीक्षण प्राप्तांक। इसमें बोला है उपलब्धि में सुधार करने के लिए, और जो डायग्नोस करना मतलब कि बच्चा जो है किस वजह से उसका स्कोर कम गया है, उसका रीजन पता करना होता है। तो टीचर जो है पेरेंट्स को किस बारे में बता सकता है कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो अगर पेरेंट्स को भी वो पता चलेगी तो क्या करेंगे, वो उसके उपलब्धि में सुधार के लिए उस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो नैदानिक परीक्षण प्राप्तांक जो है ना जरूरी है पेरेंट्स को बताया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? ये पूछा गया कौन सी नहीं है। फर्स्ट है इसमें वाक्य पूरा करना, ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक। सेकंड है शब्द साहचर्य, ये भी है। थर्ड है स्थिति परक परीक्षण, और 4 है रोशार्क मस्तिष्क परीक्षण, ये भी है। तो राइट इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिति परक परीक्षण जो है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। 80 है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में विद्यार्थियों द्वारा समाज मितीय तकनीकों का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है जब वे अपना मॉनिटर चुनते हैं, बिल्कुल ठीक किया जाता है इसमें समाज मितीय टेक्निक का। जब वे नियमित रूप से अपना गृह कार्य करते हैं, ये रॉन्ग है। जब वे खेल के लिए किसी पक्ष को चुनते हैं, ये ठीक है। और जब वे कक्षा अध्यापन में अध्यापक की बात ध्यान से सुनते हैं। जो समाज मित्य टेक्निक है उसका जो यूज होता है वो किसी भी चीज़ का चुनाव करने में होता है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। 81 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिकल्पित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक अभियान में क्या समाविष्ट है? सभी प्राथमिक विद्यालयों को ब्लैक बोर्ड प्रदान करना, सभी शैक्षिक संस्थानों को ब्लैक बोर्ड प्रदान करना, प्राथमिक विद्यालयों को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करना, माध्यमिक विद्यालयों को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये इसका क्या उद्देश्य है?
ऑप्शन सी, प्राथमिक विद्यालयों को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करना। 82 है, अभिक्षमता मापन का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसका निर्धारण करना है? केवल पिछला निष्पादन, भावी निष्पादन, केवल मौजूदा निष्पादन, पिछला और मौजूदा दोनों। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिछला भी और मौजूदा भी। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा के उद्देश्य की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? समग्र और बहुविषयक में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेल राउंडेड पर्सन डेवलपमेंट करना, मतलब संपूर्ण विकसित व्यक्तियों का विकास करना। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि के दौरान संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक पहलुओं में शिक्षार्थी निष्पादन का मूल्यांकन करना। संज्ञानात्मक जो स्कूल में क्लासरूम में जो बच्चा ग्रहण करता है, और असंज्ञानात्मक में जैसे खेल के मैदान में, या मतलब हर एक पहलू का क्या किया जाता है, उसका निष्पादन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है CCE में। 85 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है इसमें फर्स्ट, एक ठोस निर्धारण प्रणाली अनुदेशात्मक समय की संपूर्ण अवधि में विस्तारित शिक्षा के संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों पहलुओं को शामिल करती है। ये बिल्कुल करती है, दोनों को ही। सेकंड है, शिक्षार्थी का निर्धारण समग्र होना चाहिए। ये कथन भी ठीक है। और तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन एक और दो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन एक की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। 86 है, कथन फर्स्ट क्या है इसमें, प्राप्तांकों के माध्य के परिकलन में प्रत्येक व्यक्तिगत प्राप्तांक का योगदान होता है ये। सेकंड है, केंद्रीय प्रवृत्ति की एक मापवार, ये भी है, उसका टाइप है ये, एक सेंट्रल टेंडेंसी का मीन। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ये एक दिया गया है दृष्टांत और एक दिया गया है मापन मापनी। फर्स्ट है, किलोग्राम भार जिसे एक विद्यार्थी उठा सकता है, इसका जो मेजरमेंट स्केल है वो रेशियो स्केल है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, विद्यार्थियों को क्रमानुसार दी गई संख्या जैसे जैसे वे 50 प्रश्नांकों वाली परीक्षा पूरी करते हैं, ये ऑर्डिनल स्केल में आता है। तो इसमें एक और दो दोनों ही हमारे राइट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पद में भर्ती के लिए परीक्षा की उच्च प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। और जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी किसी परीक्षण के लिए चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता को रेखांकित करती है, ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। और यही पूछा गया इनमें से कौन सा कथन ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, जब नामित मापनी पर चरों को मापा जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा, मोड होगा, मीडियन होगा, या हार्मोनिक मीन होगा? इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा मोड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार एक जेंडर समावेशी निधि स्थापित करेगी। यह निधि किन के लिए है? केवल बालिकाओं के लिए, केवल ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, बालिकाओं और ट्रांसजेंडर बच्चों दोनों के लिए, केवल दिव्यांग बालकों के लिए? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बालिकाओं और ट्रांसजेंडर बच्चों दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 110 है,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का अधिकतम योगदान है, लेकिन जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है कृषि का ना होके सेवा क्षेत्र का होता है। और कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र है और वो सेवा क्षेत्र जो है वो हमारा टेरिटरी क्षेत्र है, तो उसका योगदान होता है। तो ये कथन कैसा हो गया? रॉन्ग। सेकंड है, सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के घटक के रूप में माना जाता है। ये रॉन्ग है, क्योंकि सेवा क्षेत्र को प्राथमिक नहीं माना जाता, प्राथमिक तो कृषि क्षेत्र को माना जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है इसमें? रॉन्ग है। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक ही ठीक है, ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 111 है, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से करने हेतु रिश्वत देता है तो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन कारावास से, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसकी अधिकतम अवधि है ऑप्शन ए 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 112 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, सूचना में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित नमूने, मॉडल और आंकड़े शामिल हैं। ये ठीक है। सेकंड है, अभिलेख में माइक्रोफिल्म में समाविष्ट प्रतिबिंबों को पुनरुत्पादन सम्मिलित है। ये भी ठीक है। थर्ड है हमारा, सूचना का अधिकार में कृति, दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण सम्मिलित नहीं है। ये रॉन्ग है। तो हमारा राइट इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय की प्राप्ति से कितने दिनों के भीतर व्यथित व्यक्ति प्रथम अपील कर सकता है? तो इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 114 है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? किसी बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए कुछ विनिर्दिष्ट विद्यालयों को छोड़कर एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा। ये भी ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 115 है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में समुचित सरकार के निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य हैं? फर्स्ट है, अवसंरचना उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी वृंद और अधिगम के उपस्कर भी शामिल हैं। ये ठीक है बिल्कुल। सेकंड है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित। ये भी ठीक है। थर्ड है, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा। ये भी ठीक है। तो इसमें राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सूचना के प्रकट किए जाने से छूट दी गई है? फर्स्ट है, सूचना जिसके प्रकटन से राज्य के वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। बिल्कुल ठीक है। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्विक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। तो इसमें हमारे दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 120 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो अनुरोध प्राप्त होने के बाद कितनी अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48 घंटे के अंदर जो सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।